तो हे गाइस, मैं आ चुका हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका इंतजार तुम में से कई लोग कर रहे थे। और इस कहानी में होने वाला है फुल एक्शन एंड धमाकेदार फाइटिंग सीन्स। तो एंटरटेनमेंट की चिंता मत करना। तो चलो बिना किसी फालतू बात की ये कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जिस दिन गेट्स और डंजन्स खुले और पूरे दुनिया में डीमंस का आतंक फैल गया। और उन डीमंस को वही लोग रोक सकते थे जिनकी मैजिकल पावर्स अवेकन हुई थी। जिसके बाद हमें एक बैटल फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे लोग डीमन से लड़ाई कर रहे होते हैं, जिनमें से हमें कुछ लोगों का इंट्रोडक्शन कराया जाता है जो कि गोल्डन सीकर्स टीम में से हैं, जिसमें पहला है वॉन, दूसरी है क्लाउडिया, तीसरा है कवेल, चौथा है इवाको, पांचवी का नाम पता नहीं। अरे भाई सही में नहीं पता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर किसी बंदे पर हमला करने वाला होता है और वह बंदा भी हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है, जिसे देखकर वॉन क्लाउडिया से कहता है, अरे जाओ यार, वो कितनी जोर से चिल्ला रहा है, उसकी मदद करो। और क्लाउडिया नाटक करते हुए कहती है, पर यार वो मुझसे बहुत ज्यादा दूर है। और इतने में तो वो मॉन्स्टर उस बंदे को खाने ही वाला होता है, पर तभी उसके चेहरे पर एक जोर की किक आकर लगती है, जिसे खाकर वो मॉन्स्टर चट्टानों को तोड़ते हुए बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जिसने उस मॉन्स्टर की किक मारी होती है। जिसके बाद वो पीछे मुड़कर पूछता है, क्या तुम सभी ठीक हो? और अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि मैं जो आ गया हूँ। और हमें पता चलता है यही है हमारा मेन कैरेक्टर और गोल्डन सीकर्स का लीडर मिसाटो क्योइचिरो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा मिसाटो एक बहुत ऊंची छलांग लगाता है और अपनी पावर्स का यूज करके एक ही झटके में बहुत सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और ये देखकर तो उसके गोल्डन सीकर्स के साथी भी हक्के बक्के रह जाते हैं। जिसके बाद वो गोल्डन सीकर्स की लड़की कहती है कि मिसाटो के पास टाइम की पावर है जिससे वो फ्यूचर में जो होने वाला है वो पहले से ही देख सकता है। और इस कारण से उसे पता है कि मॉन्स्टर उसके ऊपर किस तरीके से हमला करने वाले हैं, जिससे वो उन्हें बहुत ही आसानी से मार पा रहा है। असलियत में तो यही बंदा एक रियल मॉन्स्टर है। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिसाटो ने वहाँ के लगभग सारे डीमंस को खत्म कर दिया होता है और अब केवल एक ही डीमन बचा होता है जिसे भी मिसाटो बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। जिसके बाद मिसाटो कहता है, आखिरकार अब समय आ गया है जिसके बाद इंसानियत के ऊपर से डीमंस का खतरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब मैं इस गेट को बिल्कुल पूरी तरीके से सील कर दूंगा। पर तभी मिसाटो को कोई धक्का दे देता है जिससे मिसाटो डंजन्स के गहराई में जाकर गिरता है और डंजन का गेट भी सील हो जाता है, जिसे देखकर मिसाटो कुछ समझ नहीं पाता और वह कहता है, ये क्या हुआ, मैंने तो ऐसा फ्यूचर देखा ही नहीं। और वह अपने साथियों से पूछता है, क्या तुमने ये सब किया है, और अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया है तो क्यों? जिसे सुनकर उसके साथी कहते हैं कि अगर तुम जानना चाहती हो कि हमने तुम्हें धोखा क्यों दिया तो सुनो, तुम लेवल 100 के एक मॉन्स्टर हो जो कि टाइम मैजिक की पावर यूज कर सकता है। हम तो बस सेफली पैसा कमाना चाहते थे, पर तुम्हारी वजह से हमें हर बार लोगों को बचाना पड़ता है और तुम्हारी वजह से हमें बहुत ही खतरनाक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पर आज से ऐसा नहीं होगा, अब से हम अपनी मर्जी के मालिक होंगे। तो फिर मिलते हैं मिसाटो सीधा अगले जन्म में। और ऐसा कहकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। और ये देखकर मिसाटो गेट पीटते हुए कहता है, अब ये मजाक बंद करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, जिसे देखकर मिसाटो अपने मन में कहता है, तुम लोगों ने मुझे मेरे काइंड होने के कारण धोखा दे दिया। गोल्डन सीकर्स का लीडर होने के नाते मैं तो बस इतना ही चाहता था कि इस दुनिया को मैं डीमंस और राक्षसों से बचा कर रखूं, तो फिर क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? और मिसाटो के ऐसे चिल्लाते ही उसके ऊपर 3 डीमंस हमला कर देते हैं, जिन्हें वो एक ही झटके में खत्म भी कर देता है। और जैसे वह पीछे देखता है कि उसके पीछे हजारों लाखों डीमंस खड़े हैं, तो वह फ्यूचर विजन का यूज करके फ्यूचर में देखता है कि क्या वो यहाँ से निकल सकता है। पर वो देखता है कि फ्यूचर में यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, उसकी मौत यहाँ पर ही लिखी है। और ये देखकर मिसाटो कहता है कि अगर ऐसा ही है तो मैं जितना हो सके उतने सारे डीमंस को मार के ही मरूंगा। और ऐसा कहकर वो सभी डीमंस पर हमला कर देता है। जिसके बाद में कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिसाटो बहुत ही ज्यादा खून से लथपथ होता है और वह इतनी बुरी हालत में कहता है कि मैं अपने फ्यूचर को नहीं बदल सकता हूँ और लगता है कि मेरी मौत यहाँ पर ही लिखी है। पर मेरी मौत इस तरीके से नहीं हो सकती है, मैं रीइंकार्नेट होकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा और टॉप पर पहुंचूंगा, जिसके बाद मैं एक एक से अपना चुन चुन कर बदला भी लूंगा। जिसके बाद मिसाटो अपना हाथ उठाकर कहता है कि तुम सब मरना मत गद्दारो, मैं अपना बदला लेने वापस आ रहा हूँ। और ऐसा कहते ही मिसाटो के हाथ से एक बहुत तेज येलो लाइट निकलती है जो कि आसमान में चली जाती है और इसी के साथ हमारा ये सीन भी शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक दूसरे लड़के को जो कि हॉस्पिटल में बैठा होता है। जिसके बाद वो उठकर अपने आप को कांच में देखता है और कहता है कि लगता है मेरा रीइंकार्नेशन काम कर गया। और गाइस यही हमारा मेन कैरेक्टर जो कि दूसरे बच्चे की बॉडी में अब रीइंकार्नेट हो चुका है। जिसके बाद वो
अपने आसपास देखकर कहता है क्या ये हॉस्पिटल है, पर यहाँ की कई मशीन्स तो मैंने कभी देखी ही नहीं, लगता है बहुत समय बीत चुका है। पर अगर 100 साल से ज्यादा समय बीत चुका है तो मैं उन गद्दारों से अपना बदला कैसे लूंगा। और ऐसा कहकर वो अपने पास पड़े आईडी कार्ड को देखता है जिसमें उस बच्चे की सारी डिटेल होती है, जिसे पढ़कर वह कहता है अच्छा इस बच्चे का नाम है एसआई और मुझे मरे हुए 20 साल बीत चुके हैं। और हाँ गाइस, अब से हम हमारे मेन कैरेक्टर को कहानी में एसआई बुलाने वाले हैं जो कि पिछली लाइफ में मिसाटो था। और तभी एसआई कुछ देखकर चौंक जाता है, जिसे देखकर वह कहता है क्या इसके पास वॉइड मैजिक की पावर है? अगर ऐसा है तो और भी मजा आएगा। जिसके बाद एसआई हमें बताता है कि मेरी पिछली लाइफ में मुझे मेरे साथियों से बहुत ज्यादा डर लगता था क्योंकि मैं उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था और मेरे पास टाइम की पावर थी। पर जैसे जैसे मैंने और ज्यादा इम्प्रूव किया तो मुझे पता चला कि मैं और ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकता हूँ। पर तभी मैंने वॉइड मैजिक के बारे में जाना, जिसके बारे में मैं अपने टाइम मैजिक की पावर से भी नहीं जान सकता था क्योंकि वॉइड मैजिक बहुत ज्यादा गहरा था। इसमें कोई शक नहीं कि वॉइड मैजिक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक है, पर मेरी पिछली लाइफ में ये मैजिक किसी के पास भी नहीं था। इसीलिए इतना रेयर मैजिक होने के कारण कोई भी नहीं जानता कि वॉइड मैजिक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक है और उसे कोई ट्रेन भी नहीं कर सकता। और इसी कारण से इस बच्चे का भी लेवल 1 है। और जिस हिसाब से इस बच्चे की हालत है उस हिसाब से लगता है कि इसे बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है क्योंकि इसके पास कोई अच्छा एट्रीब्यूट मैजिक नहीं है और लगता है कि इसे अपनी जिंदगी में 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार बुली किया गया है। पर बच्चे अब मैं आ गया हूँ तो तुम चिंता मत करो क्योंकि अब ये दुनिया तुम्हारे नाम को स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर के नाम से जानेगी और ये सब होगा केवल तुम्हारे ही वॉइड मैजिक के कारण, जिसे मैं जानता हूँ कि कैसे ट्रेन किया जाता है। अब मैं तुम्हारी पावर से इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान तो बनूंगा ही, बल्कि मैं उन गद्दारों को भी चुन चुन के मारूंगा। पर उनसे बदला लेने के लिए मुझे अपना लेवल बढ़ाना होगा। और ऐसा कहकर हमारा एसआई बेड पर लेट जाता है, जिसके बाद वह अपने अंतर मन में कहता है वॉइड मैजिक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये एक ऐसा मैजिक है जो कि निहिलिटी को कंट्रोल करता है। यह मैजिक तुम्हारी सोच पर काम करता है। जितनी बड़ी तुम्हारी सोच होगी, जितना ज्यादा तुम सोच पाओगे, ये उसे ही तुम्हारी रियलिटी बना देगा। पर सोचने का काम इतना आसान भी नहीं है। जैसे मैं सोचता हूँ कि मुझे ऐसी पेंटिंग बनानी है, पर वो ऐसी नहीं बनेगी क्योंकि सोचने और करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जिसके बाद हमारा साई कहता है चलो वैसे इस बच्चे की अभी बॉडी इंजर्ड है तो इसे मैं अपने मैजिक से ठीक करके दिखाता हूँ। फिर वो अपने सोचने की शक्ति और मैजिक को मिक्स करके विजुलाइज करने लगता है कि उसके शरीर का एक एक सेल रिपेयर हो रहा है और सारा शरीर अच्छे से हील हो रहा है। जिसके बाद हमारा साई उठता है और वह देखता है कि उसका शरीर कुछ ठीक हो चुका है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वह कहता है कि ये इतना ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं है क्योंकि मैंने रूडिमेंट्री कास्टिंग की थी, इससे रिकवरी स्पीड थोड़ी धीरे होती है। पर जैसे जैसे मैं बार बार ऐसे अपने आप को हील करूंगा तो मेरा लेवल भी बढ़ेगा और इससे मेरे सोचने की शक्ति भी और ज्यादा इम्प्रूव होगी और जितनी वो ज्यादा इम्प्रूव होगी उतनी ही ज्यादा मैं अच्छी तरीके से रियलिटी में उसे बना पाऊंगा। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मैं अपने सोचने की शक्ति और मैजिक से सारे के सारे मैजिक्स को भी यूज कर पाऊंगा और एक समय ऐसा आएगा जब जो भी मैं सोचूंगा वही रियलिटी बन जाएगी। और हमारा असाई इतने मीठे मीठे सपने देख ही रहा होता है कि तभी डॉक्टर साहब आ जाते हैं और वह कहते हैं क्या तुम उठ गए? अरे अरे इतना ज्यादा हिलो मत, तुम्हें बहुत ज्यादा चोट आई थी क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर असाई सोचता है अच्छा इस लड़के के साथ ऐसा हुआ था। जिसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारी हालत तो बिल्कुल मरने के जैसी थी, जैसे कि तुम कल ही मर जाओगे। पर देखो तो ये तो चमत्कार हो गया, लगता है ये सब सेंटेस की कृपा है। और ये सुनकर असाई कहता है सेंटेस की कृपा? जिसे सुनकर डॉक्टर साहब कहते हैं क्या तुम्हें उनके बारे में नहीं पता, द सेंटेस ऑफ पेंटीग्राम सेंट्स। और हमारा असाई कहता है अरे मुझे पेंटीग्राम सेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता। जिसे सुनकर वो डॉक्टर कहता है अच्छा अच्छा बस बस, लगता है कि तुम अभी उठे हो इसीलिए तुम्हारी पूरी याददाश्त अभी वापस नहीं आई है। जिसके बाद वो डॉक्टर वहाँ से जाते हुए कहता है चलो तुम अब रेस्ट करो, मैं वापस से तुम्हारा चेकअप करने आऊंगा। और उस डॉक्टर के जाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये सेंटेस और पेंटीग्राम सेंट्स क्या है, क्या ये कोई क्लैन है या कोई एडवेंचरर है जो कि मेरे जाने के बाद इन 20 सालों में बना है। और जिस हिसाब से जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से मुझे लेवल अप तो करना ही होगा, बल्कि आसपास में प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो भी जानना होगा। और ऐसा कहकर हमारा एसआई टीवी ऑन करता है और टीवी में एंकर कहता है आज का स्पेशल एडिशन, आज वही दिन है जब 20 साल पहले ट्रिपल एस ग्रेड का डंजन खुला था जिसमें से कई सारे मॉन्स्टर्स और डीमंस बाहर आकर तबाही बचाने लग गए थे। और ये देखकर एसआई कहता है अरे ये तो वही दिन है जिस दिन मुझे उन साले कुत्तों ने धोखा दिया था। जिसके बाद वो टीवी एंकर आगे कहता है पर क्या आप सभी को ये भी पता है कि इन सब चीजों के पीछे गोल्डन सीकर्स का लीडर लेवल 100 का टाइम यूजर मिसाटो क्योइचिरो था। और ये बात सुनकर तो हमारा एमसी एसआई चौंक जाता है और वह कहता है क्या इन सब चीजों के पीछे मैं था? जिसके बाद वो टीवी एंकर आगे कहता है कि मिसाटो को पहले से पता था कि इतना बड़ा खतरा आने वाला है, पर फिर भी उसने किसी को नहीं
इसलिए बताया ताकि वो सभी को बचाने का नाटक करके इस दुनिया पर राज कर सके। और वहीं दूसरे गोल्डन सीकर्स मेंबर्स को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने हमारी बहुत ज्यादा मदद की और उन्हें आज हम द ग्रेट हीरोज द पेंटीग्राम सेंट्स के नाम से भी जानते हैं। जिसके बाद द ग्रेट हीरोज ने मिसाटो क्योइचिरो को हराया और डंजन को भी सील कर दिया। और ये एक ऐसी कहानी है जो कि सभी इंसानों को याद रहनी चाहिए। और ये सब सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। जिसके बाद वह कहता है, उन कुत्तों ने मुझे केवल धोखा ही नहीं दिया बल्कि मेरे नाम को भी खराब किया। मैंने इंसानियत को बचाने के लिए जितने ज्यादा सेक्रीफाइस किए थे उन सभी के इनाम उन्होंने अपने नाम कर लिए और तो और अपने आप को इस दुनिया के सामने हीरो बना लिया। मैं उन लोगों को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा, मैं उन सभी को नरक की आग में जलाऊंगा, पर मुझे बहुत ज्यादा ध्यान रखकर उन्हें पकड़ना होगा। जिसके बाद हमारा असाई फोन उठाते हुए कहता है, ये बच्चा जिस अकेडमी में जाता है, हाँ जैसा कि मैंने सोचा था ये उस इवाको की ही है। मेरी किस्मत भी तो देखो, जैसे ही मैं आज उठा और मुझे मेरे एक गद्दार की लोकेशन भी पता चल गई। पर वो इवाको बहुत ज्यादा कॉशियस मैन है, वो मुझे इतनी जल्दी अपनी वीकनेस नहीं दिखाएगा। और वैसे अभी मेरा लेवल भी बहुत ज्यादा कम है क्योंकि अगर मैं उससे अभी भिड़ने गया तो मैं ही मारा जाऊंगा। जिसके बाद वो बेड पर लेट जाता है और वह कहता है कि अभी मेरा लेवल 1 है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे सबसे पहले अपना लेवल बढ़ाना होगा और तुम थोड़ा इंतजार करना इवाको, क्योंकि तुम ही मेरे पहले टारगेट हो। जिसके बाद हमें कुछ हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एसआई अपने आप को मिरर में देखते हुए कहता है, अब तो मैं पहले से बहुत ज्यादा बेहतर लग रहा हूँ और अब तो मैं अपनी बॉडी को भी बिना कोई परेशानी के मूव भी कर सकता हूँ। और तभी पीछे से डॉक्टर साहब आते हुए कहते हैं कि मुझे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, तुम तो केवल एक ही हफ्ते में पूरे ठीक हो गए, लगता है कि ये सभी सेंटेस की ही कृपा। और तभी हमारा एसआई कहता है, बिल्कुल भी नहीं डॉक्टर साहब, ये सब मैंने अपनी ही पावर से किया है। जिसके बाद हमारा असाई वहाँ से जाते हुए कहता है, वेल मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे वापस ना मिलूं। जिसके बाद असाई बाहर आकर कहता है, आखिरकार अब समय आ गया है और मुझे लगता है कि मेरा लेवल भी अब काफी है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे असाई का लेवल अब 27 हो चुका है। जिसके बाद असाई आगे कहता है, तो चलो डंजन्स में कुछ मॉन्स्टर्स को मार के थोड़ा वार्म अप कर लिया जाए। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और पार्ट 2 की शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि असाई की फैमिली में कोई भी नहीं है, उसके सारी फैमिली मेंबर्स एक एक्सीडेंट में मारे गए। और ये सोचकर हमारा एमसी कहता है कि मुझे असाई के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, पर किसी तरह ये बात मेरे लिए अच्छी है क्योंकि अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी फोन में देखते हुए उस गेट के सामने पहुंच जाता है। जिसके बाद वो अपना मुंह ढककर कहता है कि अगर मुझे और ज्यादा पावरफुल बनना है और अपना लेवल और बढ़ाना है तो मुझे ऐसी चीजें ट्राई करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो काउंटर पर खड़े पुलिस वाले को अपना कार्ड दिखाकर अंदर जाने ही लगता है, पर तभी वो पुलिस वाला उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और असाई को कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। जिसे सुनकर असाई कहता है, पर क्यों? और वो पुलिस वाला बताता है कि तुम्हारा लेवल अभी केवल 27 ही है, बल्कि यहाँ पर जाने के लिए तुम्हारा लेवल 30 से ऊपर का होना चाहिए और तुम्हारे साथ तुम्हारे पार्टी मेंबर्स भी होने चाहिए। पर तुम तो यहाँ पर बिना किसी पार्टी मेंबर के और वो भी लेवल 27 के साथ अंदर घुसना चाहते हो, क्या तुम सुसाइड करना चाहते हो? जिसके बाद हमारा एसआई उस पुलिस वाले से अपना हाथ छुड़वा के कहता है, लगता है तुझे पता नहीं ये सारी बातें एक नॉर्मल बंदे के लिए होती है, पर मैं तो टोकिगो एडवेंचरर एकेडमी का एक स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मैं मेरी मर्जी से कंसर्ट फॉर्म भर के अंदर जा सकता हूँ। जिस बात पर वो पुलिस वाला भी मान जाता है और तभी पीछे से कुछ लड़के कहते हैं, अबे ओए बहुत ज्यादा बातचीत हो गई, अगर वो अंदर जाना चाहता है तो उसे जाने दो ना, तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? और उनमें से दूसरा बंदा कहता है, हाँ यार इसे मरने का शौक है तो इसे अंदर जाने दो, रोको मत। पर हमारा असाई उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, बल्कि वो पुलिस वाले से पूछता है, क्या मुझे यहाँ पर ही साइन करना है? और वो पुलिस वाला कहता है हाँ। जिसके बाद हमारा असाई वहाँ पर साइन कर देता है और साइन करके वो गेट की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अब मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वैसे मुझे रोककर ढंग से समझाने के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं। और ऐसा कहकर हमारा असाई वहाँ से चला जाता है। पर असाई के जाते ही वो पुलिस वाला वहाँ पर खड़े तीनों लड़कों को आवाज देते हुए कहता है, अबे ओए तुम, मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़के का पीछा करो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो लड़का गेट के अंदर जाकर सुसाइड कर ले। जिसे सुनकर उनमें से एक लड़का चिढ़ जाता और वह कहता है, अबे ओए हम उसका पीछा क्यों करें? पर तभी उसका एक चश्मिश साथी उसे पीछे खींचते हुए कहता है, अबे ओए तुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि डंजन के अंदर हमें कोई देख भी नहीं सकता है और अगर कोई दिक्कत हो भी गई तो भी कोई गड़बड़ नहीं होगी, तुम्हें क्या लगता है? जिसके बाद वो तीनों भागते हुए डंजन के अंदर घुस जाते हैं। जिसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आकर वो तीनों लड़के कहते हैं, जैसा कि हमने प्लान बनाया है हम उस लड़के को मार देंगे और सारा का सारा इल्जाम मॉन्स्टर्स पर लगा देंगे। आज उस
बच्चे की मौत से हमारी जेब गर्म होने वाली है। जिसके बाद हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है कि वो लड़के 10 मिनट से भाग ही रहे होते हैं और उनमें से वो चश्मिश बंदा कहता है, अबे ये रास्ता कितना लंबा है बे। और दूसरा बंदा कहता है, हाँ यार हम इतनी देर से चल रहे हैं फिर भी वो लड़का हमें दिखाई नहीं। पर तभी उनमें से एक लड़के को हमारा मेन कैरेक्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो कहता है, वो रहा वो। और हमें भी हमारे असाई को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे डीमंस और मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है और अगले ही पल में वो फायर और विंड मैजिक का यूज करके सारे के सारे डीमंस और मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। और ये नजारा देखकर तो वो तीनों लड़के शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने इतने सारे डी रैंक मॉन्स्टर्स को अकेले हरा दिया। पर तभी उनमें से एक लड़का कहता है, अबे उसे छोड़ो, वो देखो एक रेयर आइटम। जिसे देखकर तो उन तीनों लड़कों के मन में बहुत लालच आ जाता और वह कहते हैं, अगर हमने उसे मार्केट में बेचा तो हम 6 महीनों तक बिना किसी काम के आराम से जिंदगी जी सकते हैं। और देखो तो उस कमीने को, इसने अभी तक हमें नोटिस भी नहीं किया। अब हम उसे मारकर सारे के सारे रेयर आइटम्स छीन लेंगे। जिसके बाद वो चश्मिश उन्हें प्लान बताता है और वो तीनों बंदे अलग अलग हो जाते हैं। जिसके बाद वो चश्मिश के ऑर्डर पर एक साथ हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। पर तभी हमारा असाई पीछे मुड़कर कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे टुच्चे से जाल में फंस जाऊंगा। जिसके बाद हमारा असाई उनके अटैक्स को डॉज करके कहता है, चाहे कोई सा भी युग हो पर तुम्हारे जैसे कमीने हर युग में होते हैं जिनसे किसी की कामयाबी नहीं देखी जाती। और हमारे असाई को उनके अटैक्स डॉज करते हुए देखकर वो बंदे शॉक हो जाते हैं और वह कहते हैं, उसने हमारे अटैक्स को ढंग से देखा भी नहीं फिर भी उसने डॉज कैसे कर दिया। पर तभी वो चश्मिश हमारे असाई पर पीछे से हमला करते हुए कहता है कि पहले तो तुम अपने लक के कारण बच गए पर अब तुम मरोगे। पर तभी हमारा असाई एक पंच तैयार करके पीछे घूमता है और वो जोरदार पंच उस चश्मिश के पेट में मारता है, जिससे उस चश्मिश के मुंह से खून निकल जाता है और वो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। जिसके बाद हमारा असाई बहुत ही ज्यादा गुस्से में उन तीनों बंदों के पास बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे कमीनों को जीने का कोई हक नहीं है, इसीलिए मैं आज तुम्हें यहीं पर खत्म करके अपने बदले की शुरुआत करूंगा। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक दूसरे बंदे को जो कि उसी डंजन में आया होता है और उसका नाम होता है योइची, जो कि इवाको का साथी है। जिसके बाद योइची कहता है कि मुझे न्यूज मिली थी कि हमारे एकेडमी का एक स्टूडेंट यहाँ पर अकेला आया था और अगर ऐसा है तो फिर ये 3 एडवेंचरर्स यहाँ पर मरे क्यों पड़े हैं। अब तो मुझे पता करना होगा कि असलियत में यहाँ पर ऐसा हुआ क्या था। और हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद में अगले सीन में एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर असाई बैठा होता है और वो अपने स्टूडेंट आईडी को देखते हुए कहता है कि मेरा उस डी रैंक डंजन में अच्छे से लेवल अप तो हो ही गया है, बल्कि मैंने अपने वॉइड एट्रीब्यूट को भी टेस्ट कर लिया है जिसमें मुझे एक न्यू स्पेल भी मिली है जिसका नाम है इन्फो ऑब्सक्यूरिटी। और इतना ही नहीं, मैं अपना पुराना आईडी कार्ड जिसमें मेरा लेवल बहुत ज्यादा कम है उसे दिखाकर किसी भी डंजन में घुस सकता हूँ और मुझ पर किसी को शक भी नहीं होगा। जिसके बाद असाई अपना फोन चेक करते हुए कहता है, ऑल राइट, अब मुझे कल एकेडमी भी जाना है इसीलिए मैं अभी सो जाता हूँ। पर तभी उसे कुछ मैसेजेस दिखाई देते हैं जिसमें कुछ लोग उससे पैसे मांग रहे होते हैं और अगर वो उन्हें पैसे नहीं देगा तो उसे मार डालेंगे। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि असाई की इतनी बुरी हालत किसने की थी। जिसके बाद हमारा ये सीन शिफ्ट होता है और हमें अगली सुबह एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा असाई भी सुबह सुबह एकेडमी जा रहा होता है कि तभी उसे कोई आवाज लगाते हुए कहता है, क्योसुके गुड मॉर्निंग, क्या तुम अब ठीक हो। और हमें पता चलता है ये एक लड़की है जो कि हमारे असाई की क्लासमेट है और इसका नाम है असाई करीन और मैं इसे कहानी में आगे करीन बुलाने वाला हूँ। जिसके बाद असाई करीन से कहता है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे थैंक यू मेरा हाल चाल पूछने के लिए। जिसे सुनकर करीन कहती है, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब तुम्हें चोट लगी थी तो मुझे बहुत चिंता हो गई थी। और ये सुनकर हमारा असाई अपने मन में कहता है, अच्छा इस लड़की के पास ऐसे भी लोग हैं जो कि इसकी सच में बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। और तभी एक आवाज आती है, अरे देखो तो कौन आया है, ये वही लड़का है ना बिना मैजिक वाला जो कि बस मरते मरते बचा था। और हमें दिखाया जाता है 3 लड़कों को जो कि ये सब बकेती बक रहे होते हैं। जिसके बाद वो आगे कहते हैं, हमने तुम्हारे जैसे कमजोर लेवल 1 वाले बंदे को बचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है तो तुम हमारा इनाम लाए तो हो ना। और इस बार पिछली बार की तरह थोड़े पैसों से कुछ नहीं होगा। जिसे सुनकर हमारा असाई समझ जाता है कि ये वही हरामजादे हैं जो कि उससे पहले पैसे मांगने के लिए मैसेजेस कर रहे थे। और वो तीनों कमीने हमारे असाई की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी करीन आगे आ जाती और वह कहती है कि तुम ऐसा मत करो क्योंकि असाई अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आया है। और करीन ऐसा बोलते हुए बहुत ज्यादा घबरा रही होती है। जिसे देखकर हमारा असाई आगे आते हुए कहता है, थैंक्स करीन, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखकर वो तीनों लड़के हंसते हुए कहते हैं, अरे देखो तो ये तो जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन नाटक करते हैं वैसे कर रहे हैं। और दूसरा कहता है कि हाँ लड़की के सामने इसको कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ रही है। और तीसरा अपने हाथ के कटके निकालते हुए कहता है कि लगता
कहता है तेरे जैसे बिना मैजिक वाले को तेरी औकात दिखानी ही पड़ेगी। जिसे सुनकर असाई कहता है तुम होते कौन हो जो कि मुझे मेरी औकात दिखाओगे। जिसे सुनकर वो तीनों बंदे शॉक हो जाते हैं क्योंकि असाई ने आज तक उन्हें ऐसे सामने से रिप्लाई नहीं दिया था। वहीं हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है इनके जैसे कमीने हर दुनिया में होते हैं, पर अब तुम चिंता मत करो बच्चे, क्योंकि मैं अब तुम्हारे नाम को इस दुनिया का सबसे बड़ा नाम बनाऊंगा और ये दुनिया तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर के नाम से जानेगी। जिसके बाद हमारा असाई उन तीनों को एक साथ चैलेंज करते हुए कहता है अबे ओए नमूनो, आ जाओ एक साथ, क्योंकि आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। जिसे सुनकर उनमें से एक बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हमारे असाई पर अटैक कर देता है। और ये देखकर करीन कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, डंजन्स के बाहर मैजिक का यूज करना स्कूल के नियमों के खिलाफ है। पर वो बंदा करीन को चुप कराते हुए कहता है इसके जैसे बिना मैजिक वाले बंदे को मारने के लिए मुझे कोई नियम नहीं रोक सकता है। और ऐसा कहकर वो हमारे असाई पर एक फायरबॉल से अटैक कर देता है। जिसे देखकर हमारा असाई भी उस फायरबॉल को रोकने के लिए अपनी फायरबॉल से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे असाई की फायरबॉल उस बंदे की फायरबॉल से बहुत ज्यादा बड़ी होती है और जब वो दोनों फायरबॉल्स भिड़ती है तो वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है। जिसे देखकर उस बंदे के साथी कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, उस असाई ने सेम मैजिक का यूज किया। और दूसरा बंदा कहता है हाँ यार, उसे मैजिक यूज करना कब से आ गया। जिसके बाद असाई उस बंदे से कहता है अरे क्या हुआ, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। और ये सुनकर उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने साथियों से कहता है अबे ओए, तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या देख रहे हो, जाओ और जाकर इसे खत्म कर दो। जिसे सुनकर वो दोनों बंदे भी हमारे असाई पर अपने अपने मैजिक से हमला कर देते हैं। और ये देखकर हमारा असाई अपने वॉइड मैजिक की मदद से उनके हमले पर उनके जैसा ही हमला कर देता है। और ये देखकर वो तीनों बंदे शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं अबे ये क्या था, वो एक साथ कितने सारे मैजिक यूज कर सकता है। और तीसरा बंदा कहता है पर मैंने तो ऐसे मैजिक के बारे में कभी सुना ही नहीं। और तभी हमारा असाई बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है अब तुम्हारी बारी खत्म हो गई है, अब मेरी बारी है और चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं पर चैन से जीने भी नहीं दूंगा। और असाई के इतने भयंकर गुस्से को देखकर वो तीनों बंदे वहां से भागने लगते हैं। पर तभी असाई उनमें से एक बंदे को पकड़ के कहता है असाई ने तुमसे केवल मदद मांगी थी पर तुमने बदले में उसे क्या दिया। वेल, मुझे आंसर जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जैसे कमीनों ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया, इसीलिए ऐसा कुछ दोबारा करने की सोचने से पहले तुम मेरा ये पंच हमेशा याद रखोगे। और ऐसा कहकर हमारा असाई उस बंदे के मुंह पर एक बहुत जोर का फायर पंच दे मारता है, जिससे उस बंदे का मुंह तो जल ही जाता है और वो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। और ये सारी फाइट देखकर तो करीन भी बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। जिसके बाद उस बंदे के साथी उसे उठाकर वहां से ले जाने लगते ही है। पर तभी असाई कहता है कि अब से अगर तुमने किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये सुनकर वो तीनों बंदे वहां से जाते हुए कहने लगते हैं हमें माफ करना, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पर वही वो बंदा जिसे असाई ने अभी बहुत ज्यादा मारा था वो कह रहा होता है कि असाई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद इतना ज्यादा बदल कैसे गया। जिसके बाद में दिखाया जाता है कि हमारा असाई और करीन एक साथ मिलकर क्लासरूम की तरफ जा रहे होते हैं। पर तभी असाई नोटिस करता है कि सभी बच्चे उसकी तरफ ही देख रहे हैं। और ये देखकर असाई अपने मन में कहता है क्या मैं इतना ज्यादा फेमस हूँ। पर तभी असाई के कंधे पर कोई हाथ रखकर कहता है क्या तुम असाई के उसके हो, और अगर हाँ तो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और हमें पता चलता है ये तो योइची है जो कि हमारे असाई के डंजन क्लियर करने के बाद वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने गया था। पर असाई तो उसे अभी तक जानता नहीं है, इसीलिए असाई अपने मन में कहता है अभी ये है कौन। और इसके कपड़ों को देखकर लगता है कि ये मेरा कोई सीनियर है, पर चलो छोड़ो, अभी इससे बात करने का मेरे पास टाइम नहीं है। और ये सोचकर हमारा असाई उससे कहता है मुझे माफ करना पर मेरी क्लास अब जल्दी स्टार्ट होने वाली है तो इसीलिए मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकता। पर तभी योइची कहता है थोड़ा सोच लो बच्चे, लगता है तुम मेरा नाम नहीं जानते, मेरा नाम है योइची सुडाई और मैं बाइटिंग कैट का लीडर हूँ। जिसे सुनकर करीन कहती है बाइटिंग कैट। और योइची बताता है हाँ बाइटिंग कैट, जिसे प्रिंसिपल इवाको ने खुद बनाया है। और ये बात सुनकर तो हमारा असाई भी चौंक जाता है, पर फिर भी हमारा असाई अपने क्लासरूम के गेट के सामने खड़ा ही रहता है। जिसे देखकर योइची कहता है मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ असाई, और इस बार मैं पूछ नहीं रहा बल्कि बता रहा हूँ, मेरे लिए अपना थोड़ा सा टाइम निकाल लो असाई। जिसे सुनकर हमारा असाई कहता है अगर ऐसी ही बात है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो पूछो क्या पूछना चाहते हो। जिसे सुनकर योइची कहता है तो चलो मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, क्या तुम ही वो इंसान हो जिसने पिछली रात उन 3 एडवेंचरर्स को डी रैंक डंजन में खत्म कर दिया था। जिसे सुनकर असाई कहता है ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो। पर वहीं असाई अपने मन में कहता है ये इन्फॉर्मेशन तो
बहुत ज्यादा कंसील्ड रहती है, तो फिर इसे इसके बारे में कैसे पता चला? जिसके बाद योइची कहता है कि मुझे खबर मिली थी कि हमारे एकेडमी का एक स्टूडेंट डंजन में गया था और इसीलिए मैं वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने गया और वहाँ पर जाकर मैंने देखा कि वहाँ पर तो 3 इनफेमस क्रिमिनल्स की लाशें पड़ी है। और तो और मुझे सुबह ये भी खबर मिली है कि तुम एक साथ कई सारे मैजिक्स को यूज कर सकते हो। जिसे सुनकर हमारा असाई अपने मन में हंसते हुए कहता है, इसका मतलब इसे अभी ढंग से पता नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और तभी योइची कहता है, तो अब चुपचाप मुझे बता दो, क्या तुम वही इंसान हो जिसने उन तीनों को हराया था? और हमारा असाई थोड़ा नाटक करते हुए कहता है, हाँ, उन्होंने मुझ पर सुबह सुबह हमला तो किया था और मैंने सुबह नाश्ते में क्या खाया था मुझे तो यही याद नहीं रहता, और तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैंने सुबह क्या किया था। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो ये लो, मेरा आईडी कार्ड देख लो, इसके अंदर मेरा लेवल अभी तक केवल 1 ही है। और असाई का आईडी कार्ड देखकर योइची अपने मन में कहता है, हाँ यार, इसका लेवल तो केवल 1 ही है और इसके पास तो वर्ड मैजिक की पावर है, इसीलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ कर सकता है। उन सालों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरा टाइम वेस्ट करने की? जिसके बाद योइची वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए मुझे माफ करना और फ्यूचर में तुम कभी भी ऐसा एक्ट मत करना जिससे मुझे तुम पर शक हो, क्योंकि इससे मेरा काम बढ़ जाता है। और ऐसा कहकर योइची वहाँ से चला जाता है, जिसे जाते हुए देखकर हमारा असाई कहता है, योइची सुडाई, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा अच्छे से यूज करूंगा क्योंकि तुम इवाको के बहुत ज्यादा करीब भी हो और वो तुम पर शक भी नहीं करेगा। पर ऐसा कोई तो तरीका होगा जिससे मैं तुम्हें अपना गुलाम बना सकता हूँ। एक सेकेंड, मेरे पास एक ऐसा मैजिक है जिससे मैं ये कर सकता हूँ। जिसके बाद हमारा ये सीन कट होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योइची इवाको को रिपोर्ट करने आया होता है, जहाँ पर वो इवाको को सारी कहानी बताता है कि कल रात डी-रेंग डंजन में क्या क्या हुआ था। जिसे सुनकर इवाको थोड़ा गुस्से में कहता है कि लगता है तुमने कोई गड़बड़ कर दी है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम कुछ भी करो तो बड़ी सावधानी से करना। जिसके बाद हमें इवाको का फुल इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है। इवाको हिडाकी, जो कि टोकिगो एडवेंचरर एकेडमी का हेडमास्टर है और वो पेंटीग्राम सेंट्स का भी एक मेंबर है। और इवाको के गुस्से को देखकर योइची उसके सामने झुककर माफी मांगते हुए कहता है कि अभी मुझे माफ कर दीजिए सर, आगे से ऐसा नहीं होगा और मैं इस मामले को भी पूरा ठंडा कर दूंगा। जिसे सुनकर इवाको कहता है, वो तो तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि अगर किसी को पता चला कि उन हंटर्स को मारने में तुम्हारा हाथ था तो तुम्हारी इज्जत तो खराब होगी ही, बल्कि मेरी इज्जत पर भी दाग लग जाएगा और मुझे दाग पसंद नहीं है। इसीलिए अगर कोई भी गड़बड़ हो तो उसे अपने तक ही रखना, वरना मैं तुम्हारी सांसें रोक दूंगा। और ये सुनकर योइची घबराते हुए अपना सर नीचे करके कहता है, ठीक है सर, मैं समझ गया। वहीं वह अपना सर नीचे करके अपने मन में कह रहा होता है, ये साला कमीना कितनी बकचोदी करता है ना, अगर मुझे पता होता कि ये हालात ऐसे हो जाएंगे तो मैं उन कमीनों से पैसा ही नहीं लेता। जिसके बाद इवाको कहता है, तुम्हारी सारी बात सुनने के बाद मुझे एक बात समझ में नहीं आई। और योइची पूछता है, कौन सी बात सर? और इवाको कहता है कि तुम्हारी रिपोर्ट के हिसाब से उस रात 3rd ईयर का एक लड़का डंजन में गया था, पर मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसमें तो ऐसा कोई भी 3rd ईयर स्टूडेंट नहीं है जो कि कल रात डंजन में गया था। तो क्या सच में वो हंटर्स कल रात मॉन्स्टर के हाथों मारे गए, या तुमने मुझे रिपोर्ट अच्छे से नहीं बताई है? और अगर मैं ऐसा सोचूं कि मेरे एकेडमी के किसी स्टूडेंट ने उन हंटर्स को अकेले हरा दिया तो मुझे केवल एक ही आंसर मिलता है। जिसे सुनकर योइची पूछता है, क्या सर? और इवाको कहता है, कुछ ऐसा एक्सट्रीमली रेयर जिसके होने का किसी को भी अंदाजा ना हो। जिसे सुनकर योइची हमारे असाई के बारे में अपने मन में सोचते हुए कहता है, कुछ ऐसा जिसका किसी को अंदाजा ना हो, मैं समझ गया। जिसके बाद वो इवाको से कहता है, प्रिंसिपल इवाको, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी का यूनिक एट्रीब्यूट इवॉल्व हो जाए? जिसे सुनकर इवाको कहता है, क्या कहा? यूनिक एट्रीब्यूट? मैंने तो अपनी जिंदगी में उससे कभी इवॉल्व होते नहीं देखा, पर क्या पता ये मुमकिन हो सकता है। जिसे सुनकर योइची मुस्कुराते हुए कहता है, प्रिंसिपल इवाको, अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब मैं ये मैटर अकेले ही सुलझा दूंगा। जिसके बाद हमारा ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में एक डंजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिलकर मॉन्स्टर्स पर हमला कर रहे होते हैं। और तभी एक मॉन्स्टर किसी बच्चे पर हमला कर देता है, जिससे वो बच्चा बहुत ज्यादा घबरा कर चिल्लाने लगता है। और उस बच्चे के इस तरह चिल्लाने की वजह से वहाँ पर सारे बच्चे डर जाते हैं और भागने लगते हैं। पर तभी एक बंदा अपने गोल्डन मैजिक से उस मॉन्स्टर को केवल एक ही हमले में खत्म कर देता है। और ये देखकर वहाँ पर खड़े सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं। और बाद में हमें पता चलता है ये लड़का और कोई नहीं बल्कि योइची है। जिसके बाद वो सभी बच्चों से कहता है कि सभी अपनी जगह पर ही खड़े रहेंगे, कोई भी अपनी फॉर्मेशन को नहीं तोड़ेगा। और योइची को ऐसा बोलता देखकर बच्चे भी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और वह कहते हैं, योइची सान कितनी ज्यादा अमेजिंग है, इसीलिए तो उन्हें इवाको सन ने चुना है। और
दूसरा बच्चा कहता है एक दिन देखना मैं भी उनकी बाइटिंग कैट टीम ज्वाइन करूंगा। जिसके बाद योइची कहता है तो ठीक है, अब आगे के सारे मॉन्स्टर्स का सामना मैं अकेले करूंगा और बाकी के सारे काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। जिसके जवाब में उसकी बाइटिंग कैट टीम उसे सैल्यूट करती है। जिसके बाद योइची आगे बढ़ते हुए कहता है तो अब समय आ गया है जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया था। और ऐसा कहकर वो अपनी जेब से एक चेन निकालता है जिसे एक्टिवेट करने के बाद योइची उससे हमारे मेन कैरेक्टर असाई की लोकेशन पूछता है और वो चेन्स भी योइची को हमारे मेन कैरेक्टर असाई की तरफ ले जाने लगती है। जिसे देखकर योइची अपने मन में कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था असाई मुझसे काफी दूर है। लगता है कि उसने ये सोचा होगा कि अगर वो मुझसे दूर रहेगा तो वो मुझसे बच के रहेगा, पर उसे क्या पता मैं तो यहाँ पर उसे ही मारने आया हूँ और अगर वो वहाँ पर अकेला होगा तब तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा जिससे मेरे पर किसी को शक भी नहीं होगा और मैं उसकी मौत को एक एक्सीडेंट नाम दे दूंगा क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट्स डंजन्स में होते रहते हैं। वैसे उस असाई पर मुझे पहले से शक है जब मुझे पता चला कि वो हंटर्स उसी डंजन में गए थे जिस डंजन में असाई गया था, और दूसरा जब मैंने देखा कि 3 लड़के हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे और जब मैंने पूछताछ की तो मुझे पता चला कि उन्हें असाई ने पीटा था, इसीलिए मैंने उन्हें अपने पास बुलाया और मैंने उन लड़कों से पूछा कि क्या ये बात सच है कि तुम्हें असाई ने पीटा है। और वो बच्चे कहते हैं हाँ हाँ हमारी बात पर विश्वास करो, जिस मैजिक से हमने उस पर अटैक किया उसने सेम मैजिक से ही हम पर भी अटैक किया। और उसका दूसरा साथी कहता है हाँ हाँ बस इतना ही नहीं बल्कि वो असाई अपने चारों ओर बड़ी सारी फ्लेम्स भी बना सकता है। जिसे सुनकर योइची कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वेल मुझे तुमसे जो पूछना था वो मैंने पूछ लिया। जिसे सुनकर वो बच्चे कहते हैं तो क्या इसका मतलब, पर तभी योइची कहता है अबे ओए मेरी टीम में तुम्हारे जैसे कमजोरों का कोई काम नहीं है, इसीलिए यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। और ये सुनकर उनमें से एक लड़का कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने हमसे प्रॉमिस किया था। और तभी उनमें से तीनों लड़कों का लीडर कहता है वो असाई अब इंसान नहीं रहा, वो एक डीमन बन चुका है। और तभी हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा योइची ये बातें याद करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि असाई इतना ज्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है कि उसके पास कोई बढ़िया मैजिक आइटम होगा जिससे वो ये सब कर सकता है और उसी आइटम की मदद से मुझे लगता है कि उसने उन हंटर्स को मारा होगा। और तभी योइची को एक और मॉन्स्टर की लाश दिखती है जिसे देखकर योइची कहता है कि क्या इन सभी मॉन्स्टर्स को असाई ने मारा है। इस मॉन्स्टर की बॉडी को देखकर लगता है कि इसे केवल एक ही फायरबॉल अटैक में मारा गया है। अगर ऐसा है तो वो 3 नमूने इतना झूठ भी नहीं बोल रहे थे, पर कोई दिक्कत नहीं, मेरे ऊपर इतने छोटे मोटे मैजिक काम नहीं करेंगे। अगर असाई की जगह इवाको भी होता तो भी मैं उसे मार देता, पर अभी के लिए मुझे उसकी सारी बातें माननी पड़ रही है। पर एक दिन मैं उसे भी सरपास कर दूंगा और उसकी जगह लेकर मैं भी एक पेंटीग्राम सेंट बनूंगा और इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। पर वहां तक पहुंचने के लिए मुझे अपने सारे कनेक्शन उन मरे हुए हंटर से तोड़ने होंगे और उनसे कनेक्शन तोड़ने के लिए मुझे सबसे पहले असाई को तोड़ना होगा ताकि मुझे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो और मैं ये भी इंश्योर करूंगा कि मैं उसकी मौत को एक एक्सीडेंट बना दूं। और तभी योइची की वो चेन्स कॉर्नर में पहुंच जाती है जिसे देखकर योइची कहता है कि लगता है असाई पास में ही है, पर वो ऐसी जगह पर अकेला क्या कर रहा है। और ऐसा कहते हुए योइची अंदर झांकने लगता है और तभी योइची को कुछ दिखाई देता है जिससे योइची चौंक जाता है और हमें दिखाया जाता है कि असाई बहुत सारे मॉन्स्टर्स की लाशों पर बैठा होता है। जिसके बाद असाई कहता है यार तुम बहुत ज्यादा लेट हो, तुम्हारा इंतजार करते करते मैं थक गया। और ये सुनकर योइची छुपते हुए कहता है क्या मैंने अपनी पूरी प्रेजेंस को हाइड कर रखा है। और तभी हमारा असाई कहता है पर फिर भी उसे मेरे बारे में कैसे पता चल गया, तुम यही सोच रहे हो ना योइची। और ये सुनकर योइची कहता है क्या ये मेरे मन की बात भी पढ़ सकता है, और अगर ऐसा है तो मुझे और ज्यादा छुपने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर योइची सामने आ जाता है जिसके बाद वो हमारे असाई से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिसे सुनकर असाई कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें इवाको ने खुद चूज किया है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम उसके बिल्कुल भी काबिल हो क्योंकि तुम तो उन हंटर से पैसा लेकर नए बच्चों को मरवाने जैसा गंदा काम करते हो। और ये सुनकर योइची गुस्से में कहता है क्या तुझे इसके बारे में कैसे पता चला। पर हमारा असाई आगे कहता है कि योइची लगता है कि तुझे नए बच्चों के साथ खेलने में बहुत मजा आता है, पर तू ये खुद कभी भी नहीं समझ पाएगा कि खुद हंट होना कैसा लगता है। तो चल आज मैं तुझे वो फीलिंग फील कराता हूँ। जैसे तूने नए बच्चों को अपने इशारों पर नचाया है वैसे ही मैं अब तुझे अपने मैजिक से अपने इशारों पर नचाऊंगा। और ये सुनकर योइची बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है तू बहुत ज्यादा डेंजरस है, बहुत ज्यादा, इसीलिए अगर मुझे आगे बढ़ना है तो तुझे किसी भी कीमत पर कुचलना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है असाई। और ऐसा कहकर योइची हमारे असाई पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है, पर हमारा असाई भी उसे डॉच कर लेता है। और असाई कहता है क्या बस इतना ही, तुम बस इतना ही कर सकते हो। और ऐसा कहकर वो योइची पे अपनी फायर
फायरबॉल से हमला करता है और योइची भी उस फायरबॉल को अपने एक ही स्वॉर्ड के हमले से खत्म कर देता है और कहता है कि क्या तुझे लगता है कि तू अपनी टुच्ची स्किल से मुझे हरा सकता है। पर तभी योइची के ऊपर एक थंडर अटैक आता है जिससे वह चौंक जाता है और जल्दबाजी में उसे अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देता है। पर फिर भी वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था जिससे योइची बहुत ज्यादा पीछे हट जाता है और तभी योइची के ऊपर ग्राउंड से भी अटैक होने लगता है जिसे योइची बहुत ही मुश्किलों के साथ काउंटर करने लगता है। और ये देखकर योइची कहने लगता है कि क्या ये बात सच है कि वो एक साथ बहुत सारे मैजिक्स को यूज कर सकता है, तो इसका मतलब तुम्हारा वॉइड मैजिक इवॉल्व हो चुका है। पर तभी योइची के पीछे से असाई उस पर हमला कर देता है और जैसे योइची को पता चलता है कि उसके पीछे से असाई आ रहा है वो हाथों हाथ ही उसे अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक भी कर लेता है। जिसके बाद योइची असाई से पूछता है कि क्या तुम ये सब मेरे प्लान को रोकने के लिए कर रहे हो, और असाई पीछे हटकर पूछता है कैसा प्लान, और योइची हंसते हुए कहता है एक दिन मैं इवाको को सरपास करके उसकी पोजीशन ले लूंगा और मैं बनूंगा अगला पेंटिग्राम सेंट। जिसे सुनकर असाई पूछता है पर केवल इवाको ही क्यों, और भी तो पेंटिग्राम सेंट्स है। जिसे सुनकर योइची कहता है क्या तुम ये पूछ रहे हो कि इवाको ही क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि इवाको सबसे ज्यादा कमजोर है और इसी कारण सभी पेंटिग्राम सेंट्स ने उसे अलग कर दिया है। पर अगर मैं अगला पेंटिग्राम सेंट बना तो मैं इस दुनिया पर राज कर पाऊंगा। तो ये कॉमन सेंस नहीं है कि मैं सबसे वीकेस्ट बंदे को हराकर पेंटिग्राम सेंट बन जाऊं। जिसे सुनकर असाई कहता है तू तो बड़ा नीच किस्म का आदमी है रे, मुझे तो ये फोकट में चिंता हो रही थी कि तू सबसे पहले जाकर सारी बात इवाको को बताता है, पर अगर तेरे ऐसे गंदे इरादे हैं तो मुझे तुझसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये सुनकर योइची को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हमारे असाई पर हमला करते हुए कहता है कि तू अपना मुंह बंद रख, तू जानता ही क्या है पावर होना कैसा लगता है। जिसके पास पावर होती है उसके पास पैसा, शोहरत, लड़कियां, सब कुछ होता है। पावर से तुम कुछ भी बदल सकते हो, आई मीन कुछ भी, और उसके ऊपर उंगली उठाने वाला कोई भी नहीं होगा, और मैं वो पावर अपनी मुट्ठी में करना चाहता हूँ। और हमें दिखाया जाता है हमारे असाई और योइची के बीच में खतरनाक स्वॉर्ड क्लैश होता है। जिसके बाद योइची आगे कहता है कि अगर मैं एक पेंटिग्राम सेंट बन गया तो मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, और जैसे ही मुझे वो पोजीशन मिलेगी मैं सबसे पहले उस सेंटेस को अपने कब्जे में कर लूंगा और उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। जिसे सुनकर असाई कहता है देख देख तेरे तो मुंह से ही हवस टपक रही है और अब मुझे नहीं लगता कि मुझे तेरी बातें और ज्यादा सुननी चाहिए। और ऐसा कहकर असाई उसे एक ही झटके में दूर कर देता है और असाई के अटैक से योइची की स्वॉर्ड टूट जाती है, जिसे देखकर वह घबराते हुए कहता है क्या ऐसा नहीं हो सकता, मेरी तलवार। जिसके बाद असाई उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तेरी इतनी फालतू बातें सुनकर मेरा टाइम तो बहुत ज्यादा वेस्ट हुआ, पर इतने समय में मैंने अपना मैजिक भी तैयार कर लिया। और असाई को इस तरह अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर योइची घबराते हुए कहता है नहीं नहीं तुम मेरे पास मत आओ। पर असाई उसके पास आकर कहता है अब समय आ गया है मेरी कठपुतली तुझे मेरे इशारों पर नचवाने का। जिसके बाद असाई योइची की गर्दन पकड़ के उसके ऊपर एब्सोल्यूट हिप्नोसिस मैजिक का यूज करता है, जिससे योइची हिप्नोटाइज हो जाता है और असाई के वश में आ जाता है। और हिप्नोटाइज होने के बाद योइची एक बार के लिए जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर असाई अपने मन में कहता है ये मैजिक जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, ये सबसे पहले सामने वाले की बॉडी में जाकर उसकी सोल को खत्म कर देता है और उसके बाद ही एक्टिवेट होता है। जिसके बाद में दिखाया जाता है असाई योइची को खड़ा होने के लिए बोलता है और योइची जो कि अब असाई की कठपुतली बन चुका है वो भी उसकी बात मानकर खड़ा हो जाता है। और ये देखकर असाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका मिशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। जिसके बाद वो योइची से कहता है कि तुम सबसे पहले अपना ये मिशन पूरा करने पर ध्यान दो, जिसके बाद मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दूंगा। और ये सुनकर योइची कहता है यस सर अंडरस्टूड। जिसे सुनकर असाई कहता है अबे ओए अपनी पहले वाली आवाज में बात कर। और ये सुनकर योइची पहले की तरफ बात करते हुए कहता है तो ठीक है सर अब मैं अपनी टीम के पास जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर योइची वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमारा असाई भी वहाँ से जाने लगता है, पर तभी करीन वहाँ पर आ जाती है और वह कहती है असाई तुम कहाँ पर थे, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। जिसे सुनकर असाई कहता है वो तो मैं बस योइची से बात कर रहा था। जिसे सुनकर करीन थोड़ा चौंकते हुए कहती है क्या योइची से, पर तुम दोनों क्या बातचीत कर रहे थे। और असाई बताता है अरे अरे मैं तो बस उससे इतना पूछ रहा था कि अपने सपने कैसे सच करें। जिसे सुनकर करीन कहती है अच्छा तो फिर क्या उन्होंने तुम्हें कोई अच्छी एडवाइस दी। और असाई कहता है हाँ उसने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी और उसी के कारण अब मैं अपने सपने सच कर पाऊंगा। और असाई की ये बात सुनकर करीन भी बहुत खुश हो जाती है और वह कहती है असाई मैं भी चाहती हूँ कि तुम अपने सपने सच कर पाओ। और तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं और वह कहते हैं कि स्पेशल क्लास अब खत्म हो चुकी है और सब अपने घर जा रहे हैं तो तुम भी आ जाओ। जिसे सुनकर करीन कहती है तो
तो चलो असाई, अब हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए। और ऐसा कहकर असाई और करीन वहाँ से जाने लगते हैं। वही हमारा असाई अपने मन में कह रहा होता है, मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस क्लास को अटेंड करने आया, क्योंकि अब मेरे पास खुद इवाको का एक साथी है जिस पर वो बिल्कुल भी शक नहीं करेगा। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि न्यू पार्ट आते ही तुम्हें सबसे पहले पता चल जाए। तो चलो मिलता हूँ तुम्हें न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।